हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। मैं आपकी साइंस टीचर। मैं आपको यहाँ साइंस पढ़ाती हूँ। बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, और दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों, आप मेरे चैनल पर पहुंचने के लिए यूट्यूब पर जाकर के आप टाइप कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके से आप मेरे वीडियोस में पहुंच सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सारे वीडियोस जो भी एक चैप्टर के वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर रहें, ताकि आपको वहां तक पहुंचने में ईजी रहे, स्टडी में आपके ईजी रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बच्चों, क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का साइंस हमारा चल रहा है, जिसमें चैप्टर चल रहा है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इसमें हम कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में हमारा बच्चों एमसीक्यू हो चुका है, वेरी शॉर्ट हो चुका है, और शॉर्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक 22 तक कर लिया है, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बुक से पढ़ के बताती हूँ। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाउ इट चेंज इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड। कह रहा है क्वेश्चन कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और ग्रुप और पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से चेंज होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। वो आप देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक एटम होता है तो उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर में क्या होते हैं, शेल यानी कि ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, बाहर में ये क्या होता है बच्चों, बाहर में ये होता है शेल, जिसको हम शेल कहते हैं, या फिर इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, शेल या ऑर्बिट। और सेंटर में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। मैंने काफी बड़ा बनाया है दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज पूरे एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस सेंटर में बहुत ही छोटा होता है। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे रहते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में अरेंज रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल यानी कि ऑर्बिट में रिवॉल्व, इसमें चक्कर लगाता रहता है। ये हमको पता है, जनरल बात है ये एटम के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके का हमारा एटम होता है। अब इस एटम में जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, यदि हम सपोज करिए कि हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पर न्यूट्रॉन को हटा दीजिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन हम यहां पर अगर प्रोटॉन की बात करें, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर सोडियम में यहां पर 11 प्रोटॉन है, और उसी तरीके से बाहर में क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो बाहर में क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। हम जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज, प्लस और माइनस, दो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा करके उनको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा करके ये इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने यहाँ पर पूरे 11 इलेक्ट्रॉन बनाए नहीं है, आपको बता रही हूँ केवल कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेल होता है, जैसे हमारा फर्स्ट सेल होता है KLMN, है ना, 2 8 8, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होंगे उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन जो होगा वो क्या करेगा कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स अपना लगाएगा। ठीक है, तो यानी कि इन सब को इधर की तरफ खींच रहा है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, यानी कि न्यूक्लियस का जितना पावर होता है, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यानी कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इतना इफेक्ट दिखा रहा है न्यूक्लियस, यानी कि इतना अट्रैक्शन लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं ZeFF से। ओके, तो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं आपको बता रही हूं एक दूसरी बात, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, जो मैं आपको यहां पे समझा रही हूं। देखिए, अब अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि बाहर में, एटम के बाहर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करता है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसको हम न्यूक्लियस के पावर को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मान लीजिए कि बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं बाहर में,
शेल या ऑर्बिट में, तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये इन सब के ऊपर क्या करेगा, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब इसका अट्रैक्शन फोर्स की एक वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की एक वैल्यू, सपोज करते हैं कि एक वैल्यू मान लीजिए है इसकी 10, है ना, कि 10 पावर से ये इस पर चार्ज लगाता है, इसकी अपनी नेट वैल्यू है 10, ओके। और जब ये इसके ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ये इसकी एक्चुअल है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि ZeFF की एक्चुअल वैल्यू यहां पर 10 है, ठीक है। लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू दिखाई नहीं देती है, इससे मतलब हमको वैल्यू थोड़ी कम मिलती है। ये 10 है ना, लेकिन हमको 10 ये मिलेगी नहीं, ये बल्कि हमको जब हमारा मेजरमेंट होगा तो ZeFF की वैल्यू 8 मिलेगी, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है ना। तो वो जो कमी आ रही है, इसमें जो लॉस हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, उसका क्या कारण है? तो वैल्यू कम होने का कारण ये है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स, ओके। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, हमको पता है कि दो सेम चार्ज के बीच में क्या, कौन सा फोर्स काम करता है, रिपल्सन फोर्स। यानी कि दो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। और दो, जैसे सेम में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या सेम सेम नेगेटिव हो गया, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। तो दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है और दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सब के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। अब ये क्या कर रहा है, इनको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अपनी कैपेसिटी से खींच रहा होगा, ओके, यानी कि इसका अपना कुछ पावर होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगा करके ये इसको दूर भगाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। तो रिपल्सन फोर्स क्या कर रहा है, इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, लेकिन रिपल्सन फोर्स से इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ठीक है ना, ये इधर को काम कर रहा है। तो इसके कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इसकी वैल्यू कम हो गई, इसको न्यूट्रल किसने किया, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या करेगा कि इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कुछ वैल्यू को वो न्यूट्रल कर देता है। इसलिए इसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, वो थोड़ा सा यहां पर हमको कम दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं और इसकी वैल्यू हमको एक्चुअल से थोड़ी सी कम क्यों होती है, ये चीजें हमने सीख ली, ठीक है। अब इसी में आगे कह रहा है अगर जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम इधर जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा पीरियड, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा क्या होता है, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होते हैं वो होते हैं पीरियड्स, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं। और जो हमारा ये वर्टिकल कॉलम होता है ये होता है ग्रुप। कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू इधर से इधर जाने पर उसमें क्या चेंजेस होगा, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पर क्या चेंजेस होगा, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब हम चलते हैं तो एटम की साइज है ना, एटम की साइज जो होगी वो इधर से इधर जाने पर धीरे धीरे एटमिक रेडियस जो है वो कम होता जाता है, यानी कि एटम की साइज जो होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अब हम जब ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एटम की साइज धीरे 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 करके क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, ठीक है। एटम की साइज बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर न्यूक्लियस का पावर, अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन्स पर थोड़ा कम है, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। यानी कि यहां पर वैल्यू, यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ZeFF की वैल्यू यहां पर कम होती जाएगी जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। और इधर से इधर जाने पर इसका पावर इतना बढ़ गया है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अपने नजदीक खींच लिया है, और नजदीक खींचा और नजदीक खींचा, इसलिए एटम की साइज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन यानी कि ZeFF की वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इधर से इधर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ओके। तो ये इसकी पीरियोडिसिटी हो गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो नेट वैल्यू थोड़ी सी वो कम क्यों होती है, और नेक्स्ट है कि इसकी पीरियोडिसिटी कि इधर से इधर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू में क्या चेंजेस आता है। तो हम देख रहे हैं कि इधर से इधर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है और इधर से इधर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 23। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वैलेंसी शो विच टाइप ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी while going from left to right in a period, ओके।
बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जब आप पीरियड में इधर से इधर जा रहे हैं तो उसमें वैलेंसी में क्या चेंजेस आता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वैलेंसी में क्या चेंजेस आता है, जैसे हमने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए जो कि इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पीरियड में बढ़ते हुए क्रम में इनको हमने रख लिया। ठीक है, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हो गए जो कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। अब इनकी हम वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, जैसे हमने ऑक्सीजन को ले लिया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और 6। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आउटर मोस्ट में यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनका 8 कंप्लीट हो, है ना। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या जितने इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट करना पड़ता है उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंसी। यानी कि ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। ठीक है, यानी कि यहां पर आउटर मोस्ट इसका ये है, इसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, और है इसके पास कितना 6, तो ये 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। उसी तरीके से अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा 2 और 5। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इस तरीके से यहां पर वैलेंसी अरेंज किया गया है। ये वो है एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और इधर वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिसीव करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो वैलेंसी स्टार्टिंग में वैलेंसी यहां पर रहती है 1, फिर होती है 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज करने लगती है 3, 2, 1 और 0। 0 क्यों है, क्योंकि नियॉन है ना, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है Ne। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा इसमें 2 और 8, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है 0। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। ये जो होते हैं 0 वाले, इनको 0 ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है, या फिर इनको इनर्ट गैस कहा जाता है, या फिर नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि वैलेंसी में क्या चेंजेस आता है इधर से इधर जाने पर, तो हम क्या कहेंगे कि वैलेंसी शुरू में जो है पीरियड में, जब हम इधर से इधर की तरफ जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो वैलेंसी पहले 1, 2, 3, 4 पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद वैलेंसी जो है वो डिक्रीज करने लगता है 4 के बाद वापस 3, 2, 1 और 0। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट डाल्टन्स थ्योरी एट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कह रहा है कि डाल्टन्स थ्योरी के बारे में बताइए। बच्चों डाल्टन ने अपनी थ्योरी दिया 1808 में। 1808 में जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी एटम के बारे में, उसका बेस क्या था, बेसिस किसके बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, तो बेसिस था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बेस पर इन्होंने इन तीन लॉज को बेस मान करके इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, यानी कि बताया था, अपने पोस्टुलेट्स दिए थे ये इन्होंने कि एटम कैसा होता है, उसके बारे में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बताया डाल्टन ने कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, मतलब सबसे जो छोटा है कोई भी चीज, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, कोई भी चीज जो सबसे छोटी किन चीजों से बना हुआ है, यानी कि बोर्ड को यदि हम तोड़ते चले तो इसका जो लास्ट आएगा, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा वो जो होगा वो क्या होगा, जो सबसे स्मॉल होगा वो होगा एटम। यानी कि हर एक चीज जो होती है वो एटम से बनी होती है, और एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है ना, उससे छोटा कुछ नहीं है। ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड, इन्होंने बताया कि ये जो एटम है ये इनडिविजिबल है, यानी कि इसको और ज्यादा तोड़ा ब्रेक नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बाद में जो इन्होंने पोस्टुलेट दिया था ये गलत साबित हुआ, ठीक है, उसमें को इम्प्रूव किया गया, और बहुत सारे एटॉमिक थ्योरी आए हैं जो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा दिया है वो, है ना, वो चैप्टर मैंने अपलोड किया है, उसके बहुत सारे वीडियोज हैं। तो एटम जो होता है वो इन्होंने क्या कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, यानी कि इसको इससे ज्यादा छोटा
नहीं है कुछ, ठीक है ना। सबसे छोटा जो है वो एटम है, और एटम क्या है, इंडिविजुअल है, यानी कि इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा इन्होंने कहा कि यदि एलिमेंट सारे, बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे हमने खूब सारा क्लोरीन गैस ले लिया, तो उसमें जितने भी क्लोरीन के जो एलिमेंट्स होंगे इन सब के एटम है ना, चूंकि सारे के सारे क्या है, क्लोरीन 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 ऐसे ही है, तो इन सारे के एटम जो होंगे उनका मास, उनकी साइज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। यानी कि इस क्लोरीन का मास इस क्लोरीन के इक्वल होगा, इसका जो है साइज दोनों का बिल्कुल सेम होगा, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी ये कैरेक्टर रखते हैं वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यानी कि सेम सेम यदि एलिमेंट्स होते हैं तो उनके एटम भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे ही होंगे। और यदि हमने डिफरेंट एलिमेंट ले लिया तो इनके एटम भी डिफरेंट होंगे। यदि हमने क्लोरीन ले लिया, सोडियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट ये एटम ले लिया, एलिमेंट ले लिया है ना, यहाँ पे क्लोरीन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लिया है तो इनके जो एटम होंगे उनका भी मास, उनकी साइज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी ये डिफरेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एटम से मिलकर के, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं इनसे मिलकर के बनता है मॉलिक्यूल्स। जैसे ये एक क्लोरीन है, ठीक है, ये एक क्लोरीन है तो ये एक एटम है, ओके, और दो क्लोरीन आपस में कंबाइंड हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया, जैसे ये Cl था, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, दो Cl ने आपस में ये जुड़ गए, और ये जुड़ते क्यों है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये जुड़ गए तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एटम था, एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एटम ही यदि एक रेशियो में जुड़ जाए तो वो बनते हैं कंपाउंड, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, जैसे ग्लूकोज की हम बात करें, C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में क्या होगा कि 6 कार्बन के एटम जुड़ते हैं, 12 इसमें हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं, और वापस 6 ऑक्सीजन के एटम ये आपस में जुड़ करके, और ये जो इन्होंने बनाया, यानी कि इसमें रेशियो एकदम जो रेशियो है वो वही रेशियो रहेगा, तभी ये ग्लूकोज कहलाएगा, ठीक है। चाहे ग्लूकोज कहीं भी हो, चाहे एक स्टेट का ग्लूकोज हो, चाहे दूसरे स्टेट का ग्लूकोज हो, अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर के ही ग्लूकोज बनेगा। यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, हर जगह बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरीके से ये बनाते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो एटम ही मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एक खास रेशियो में जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि कोई चीजें जो है कुछ नया इसमें आ गया, नया नहीं आता है, केवल जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो बॉन्डिंग है वो केवल रीअरेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया एथीन, इसने जब Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर CH2 और ये Cl आकर के यहाँ पर जुड़ गया है, और ये डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH2 Cl, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पर डबल से यहाँ पर बॉन्ड हो गया सिंगल, यानी कि केवल रीअरेंज हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ अरेंज हुआ, ये यहाँ अरेंज हुआ, ये बॉन्ड जो है वो हट गया, ये वाला बॉन्ड हट करके यहाँ और यहाँ अरेंज हो गया, यानी कि केवल एक रीअरेंज होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया उसमें एटम ऐड हो जाएगा। अगर हमने रिएक्टेंट जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, वही आपस में रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब हमारा रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट भी रहते हैं। जो चीज हमने रिएक्टेंट में लिया वही हमारा प्रोडक्ट में भी रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। या इधर का जब हम वेट करते हैं रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का वेट प्रोडक्ट के वेट के क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी चीज नया नहीं आया है, ठीक है। तो ये था डाल्टन्स का पोस्टुलेट्स था जो उन्होंने दिया था एटम के बारे में, बहुत पहले की बात है, ये 1808 में दिया गया था। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एटमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, इसमें हमारा MCQ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम बच्चों करेंगे इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर 26 ये हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।